हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम बात करेंगे बलूचिस्तान के ज़िला ग्वादर के इलाके ग्वादर की, जहां पर बहुत एहतजाज हो रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ग्वादर के बारे में खबरें नहीं आ रही। साथ ही साथ आज के टॉक शॉक में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की। ये भी वो मौजू है जहां पर जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया आमतौर पे इग्नोर करता है। वहां पे भी हकूक़ के हवाले से बड़ा एहतजाज हो रहा है। दोनों इशूज़ के ऊपर उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। उमर चीमा साहब बड़ी तैयारी शरी करके आए हैं, बड़े लोगों से बातचीत भी की है और कुछ चीज़ें भी देखी हैं इन्होंने। तो चीमा साहब से गुफ्तगू आगाज़ कर। चीमा साहब, मेरे हमने सबसे पहले ग्वादर की बात करते हैं। बलूचिस्तान तो वैसे ही नज़रअंदाज हुआ है और मीडिया बलूचिस्तान में ब्लैक आउट है मीडिया का। बहुत सारी वजूहत हैं उसकी, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये जो लेटेस्ट वेव है ग्वादर के अंदर एहतजाज की, वो एक्चुअली उनका उसकी वजह क्या है और असल कहानी क्या है, वो आप बताएं। अच्छा एजाज, अगर हम इनको दोनों इश्यूज़ को, ग्वादर को और गिलगित बल्तिस्तान को, मैं तीन इश्यूज़ मेन जो उन पर फोकस करूँगा। ठीक है, जो असल में वजह बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक। तो जो सबसे हार्ट इशू है उससे हम शुरू होंगे। ठीक। अच्छा, ग्वादर में तीन इश्यूज़ हैं। ठीक है। जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो है इलीगल ट्रॉलिंग। ठीक है। इसमें मैं बाद में आता हूँ कि क्या है। दूसरा है कि चेक पोस्ट। ठीक है। और तीसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो है वो ट्रेड है, ईरान के साथ ट्रेड। ठीक है जी, इलीगल ट्रेड जो है। हाँ हाँ, ठीक। वो कह रहे हैं इलीगल करने दें, लेकिन उनको करने नहीं दे रहे। ठीक। अब ये है कि जो अगर हम देखें ना, जो पाकिस्तान का जो समंदरी एक हदूद है, जो बॉर्डर बनता है, वो ज़्यादा जो है वो बलूचिस्तान में आता है। यानी कि टोटल कोई आप समझें कि जैसे कोई 1000 किलोमीटर हो, तो उसमें कोई 700 किलोमीटर जो है वो बलूचिस्तान के एरिया में बनता है। ठीक है। अब ये है कि इधर इलीगल ट्रॉलिंग का इशू है। इलीगल ट्रॉलिंग का इशू ये है, इलीगल ट्रॉलिंग क्या है ये ट्रॉलिंग, हाँ, यानी कि ये जो ट्रॉल होते हैं ना, ट्रॉलर्स होते हैं, ये होते हैं कि डीप वाटर में जाके फिशिंग करते हैं। ठीक है। अब ये ज़्यादातर आते हैं कराची से। ठीक। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो ये कोई 90 की दहाई से ये इलीगल ट्रॉलिंग हो रही है। ठीक। एक तो ट्रॉलिंग होती है ना ट्विटर पे, ठीक है, वो TRO वाली है, TROLLING, ये TRAWLING। तो बाज़ का जापान, साउथ कोरिया, चाइना, उधर के जो ट्रॉलर हैं वो भी आके इधर को गेम डाल जाते हैं। अब जो है इनको ज़्यादा जो चैलेंज आ रहा है वो सिंध से आ रहा है कि सिंध के जो ट्रॉलर्स हैं, और बड़ा माफिया है, यानी कि ये ट्रॉलर्स का भी ना, और बड़े बड़े जो लोग हैं इस काम में, इस बिज़नेस में हैं, उन्होंने सिंध को तो वाला जो एरिया है ना समंदर का, वो तकरीबन खाली कर दिया है, जो साहिल के करीब है। मछली से खाली कर हाँ, मछली से खाली किया है। ठीक है, उनकी कोई नस्ल कुशी तक कर दी है, यानी कि उनके जो अंडे भी हैं ना वो भी उठा लेते हैं। और जब ट्रॉलर आता है ना, तो वो इस तरह से करके वो जो भी नीचे से चीज़ें आती हैं ना वो ले आता है। अब यह है कि उनके लिए एक शर्त है कि वो ट्रॉलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन जो साहिल से 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया है उसमें वो ट्रॉलिंग नहीं कर सकते, लेकिन वो उसी में आके करते हैं। ठीक है, उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो लोकल लेवल पे जो माहीगीर हैं वो उससे बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। लोकल मछेरे, हाँ, जो मछेरे हैं वो मुतासर हो रहे हैं। तो उनके कंसर्न ये हैं कि एक तरफ CPEC है, अब CPEC की वजह से डेवलपमेंट हो रही है, तो वो समझते हैं कि जिधर हमने को कश्तियाँ खड़ी करते थे वो सारा एरिया इनके कंट्रोल में जा रहा है, हमें आगे जाके फेंक रहे हैं। और दूसरा जो है ट्रॉलर वाला है, ये आपको याद होगा कि पहले भी ये प्रोटेस्ट वगैरह चलते रहे हैं। तो अब जो है गवर्नमेंट की कैपेसिटी के ये मामला हैं कि जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ 4-5 किश्तियाँ रखी हुई हैं उधर गश्त के लिए, तो वो इनसे काबू भी नहीं आते। और दूसरा वो इन्फ्लुएंशियल भी हैं, को पैसे के मामला लेन देन भी होंगे कि अगर किसी ने पैसे अच्छे दिए तो उसको आप जो है ओवरलुक कर गए। कोई एक दफ़ा चाइनीज़ भी आए थे, उस टाइम भी कोई इशू आया था, लेकिन वो चाइनीज़ के बारे में तो है कि वो दोबारा नहीं आ रहे। तो ये इशू है मेन जो उधर माहीगीरों का। ठीक है, वो इन्होंने अब जो है वो मौलाना हिदायतुर रहमान जो हैं वो उस ग्वादर की मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, और जमात इस्लामी के साथ उनका तल्लुक़ है। वो कोई 2003 से सियासत में है, लेकिन वो कोई काउंसलर का इलेक्शन भी मुश्किल से ही कंटेस्ट करते थे और जीतते थे। लेकिन अभी जो है वो उधर की एक मेन एक लीडर बन गए हैं। मौलाना हर तरफ मौलाना हो रहा है। जो पहले उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे कुछ चंद माह पहले, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी कोई साल पहले, तो तब कोई ग्वादर की जो पॉपुलेशन है ना वो कोई तकरीबन 1 लाख 1.25 लाख है। तो कहते हैं कि कुछ 70-80 हज़ार लोग जो हैं उनके प्रोटेस्ट में शामिल थे।
तो एक तो इनका ये इशू है, अभी जाके जो वज़रा हैं वो भी उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भी मुज़ाकरात करते हैं, वो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। मौलाना हिदायतुल्लाह बात ही नहीं सुनता, वो फिर उनकी जो है ना एक दूसरे दर्जे की लीडरशिप उनके साथ फिर मुज़ाकरात करते हैं। उनका ये ख्याल है कि मौलाना जो हैं वो इन इश्यूज़ पर सियासत कर रहे हैं। अब ये है कि चलें वो सियासत कर रहे होंगे। अच्छा, बाय द वे उधर जो MP हैं उनका नाम है हमल कलमती, वो ये BNP मेंगल ग्रुप के हैं। तो वो काफ़ी देर से, कोई 30 सालों से वही उधर MPA बनते आ रहे हैं। अब उनकी जो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी वो भी ख़तरे में है। चलें, मौलाना हिदायतुर रहमान सियासत कर रहे होंगे लेकिन इश्यूज़ जेन्युइन है। अब यही है ना कि इश्यूज़ पर ही सियासत करनी है ना, ठीक है। पहले जो अब लास्ट टाइम इनके मुजाहरे हुए थे ना, तो जो उस टाइम मुज़ाकरात थे उसमें एक ये भी था कि इधर वाइन जो है ना दुकानों से ये भी बंद कीजिए। आपके नॉलेज में होना चाहिए कि उधर वाइन भी मिलती थी, तो वो भी उन्होंने बंद कराई। तो जो मेन, वो तो है एक छोटा इशू है, मेन इशू जो है ना वो एक लोगों की जो एक रोज़गार से रिलेटेड है, वो एक इलीगल ट्रॉलिंग है। दूसरा है कि चेक पोस्ट का चेक पॉइंट्स जो है ना वो जगह जगह पे लगे हुए हैं। वो लोग ये समझते हैं कि हम अपने शहर में एक कैद हैं, हर जगह पे वजाहत करनी पड़ती है, जी मैं इधर से आ रहा हूँ, अपना कार्ड दिखाएं। तो वो इनको, उनके लिए एक वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बादर करती थी। जो तीसरा इशू है ना वो ट्रेड का है, ईरान के साथ ट्रेड का। एजाज, जो ओवरऑल बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में कोई लोगों का कोई ऐसा कोई इंडस्ट्री तो है नहीं। उधर दो ही काम होते हैं, एक होता है कि कोई अगर किसी को गवर्नमेंट की जॉब मिल गई, और दूसरा है कि उधर कोई स्मगलिंग कर ली, ठीक है। स्मगलिंग जो है वो बेशक डीज़ल कोई आप लेकर आ जाएं, या कोई और कोई टायर जो हैं वो अफ़गानिस्तान से स्मगल हो रहे हों, या और कोई स्मगल्ड आइटम आ जाएं, या आप जो है कोई ये ड्रग्स की स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो। यानी कि कई जगह हैं जिधर ड्रग्स का एक बड़ा बिजनेस है, लोगों का एक रोज़गार का ज़रिए ये है कि वो उधर से लेकर आते हैं अफ़गानिस्तान से, और इधर से फिर समंदर के ज़रिए मुस्लिम ममालिक में जाता है। अब जो ये वाले लोग हैं, जो इनका जो मुतालबा है, इस पे जो हम बात कर रहे हैं, ये ट्रेड क्या है, और ट्रेड ज़्यादातर इलीगल होती है। अब बलूचिस्तान जो है वो भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, कि जो ईरान का एक हिस्सा जो पाकिस्तान के साथ लगता है, उधर भी बलूची लोग रहते हैं। तो ये उधर से कोई, अब ईरान जो है उसको सैंक्शंस का भी सामना है, तो ज़्यादातर उधर से तेल आता था, डीजल आता था, या कोई छोटी मोटी चीज़ें जो हैं जो ईरान से पाकिस्तान आ रही थी। ईरान का जो हिस्सा बलूचिस्तान को लगता है, वहाँ पर ईरान का सूबा है सीस्तान, और हमारे हैं बलूचिस्तान। तो बहुत सारी इसके ऊपर पॉलिटिक्स है, मैं बाद में बात करूँगा। आपकी बात को मैंने इजाफा किया है। जी, आप बात जारी रखें। शुक्रिया। तो अच्छा, तो ये जो 3 ज़िले आते हैं ना, ग्वादर है, पंजगोर है, और जो तुर्बत है, इधर के ज़्यादा लोग जो हैं इनका एक ज़रिया रोज़गार तिजारत है उधर। तो ये उनको क्या करते थे, उनको पहले कुछ टोकन देते थे कि आप टोकन लें और फिर आगे जाएं और फिर ये करें। तो इस चीज़ पे उनका एक एतराज़ है, वो समझते हैं कि ये हमारे काम पे को ख़राब कर रहे हैं। तो ये माजी में भी जब ये मुजाहरे हुए थे तो तब भी ये इशू आया था। इन्होंने किसी हद तक कोई रिलैक्सेशन की, लेकिन वो चीज़ें अभी भी बरकरार हैं। अब गवर्नमेंट का एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, वो कहते हैं जी इधर से स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है, और स्मगलिंग का जो है बाकी जो लोकल इंडस्ट्री है या जो तेल हम मंगवाते हैं तो उसका नुकसान होता है। तो लेकिन ये इनके जो हैं 3 इशू हैं, यानी इलीगल ट्रॉलिंग, चेक पॉइंट्स, और ये जो ईरान के साथ बॉर्डर पे ट्रेड में रुकावटें डालना, ये इन लोगों के ज़्यादा मेन इश्यूज़ हैं। CPEC के हवाले से उनके कंसर्न्स हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वोकल नहीं होते। ठीक है। अब उमर, मैं ये जो आपने बलूचिस्तान का ये मामला बताया है, इसकी मैं एक थोड़ी सी रीजनल अहमियत और ग्लोबल अहमियत बता दूँ। अब बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हमारे मेन स्ट्रीम में मीडिया में भी और हमारे सोशल मीडिया के ऊपर भी इन इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करते, जो आपने बात की है कि वहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अब इसका एक तो आपने लोकल प्रॉब्लम बताया ना कि लोकल प्रॉब्लम क्या है, इसका एक रीजनल और ग्लोबल इशू भी है। वो क्या है कि पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट कंस्ट्रक्ट की, डीप गहरे पानियों के अंदर एक पोर्ट बनाई, चाइना ने पाकिस्तान की मदद की। ये जो ग्वादर के मुकाम पर डीप पोर्ट बनना है, इससे 2 हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, ब्रादर मुल्क हैं, उनको एतराज़ था। ईरान को एतराज़ था, इसलिए कि ईरान की जो चाबहार की जो पोर्ट है उससे उसकी जो ट्रेड है वो मुतासर होती है। ठीक है, क्योंकि इस रीजन में अगर आपने आना है, ईरान के ऊपर पाबंदी है,
तो बाज़ परमिशन खुसूसी लेकर आते थे जो जिसे कहते हैं बहरी जहाज़, तो अब वो उसके ऊपर जाने के बजाय इसके ऊपर आया करेंगे, तो ईरान को इस पे एतराज़ था। दूसरा जो बड़ा एतराज़ था चीमा साहब, हमारे ब्रदर मुल्क यूएई को था। तो ये इनके बारे में मुख्तलिफ यहाँ पर रिपोर्ट्स जनरेट होती रही हैं, वजारत दाखिला में इस तरह की इतलात आती रही हैं कि जी बाज़ इन मुल्कों से जो लिंक्ड लोग हैं वो नहीं बनने देना चाहते और वो मुख्तलिफ अंदाज से रुकावटें वो करते हैं। तीसरा जो है मामला इसी हवाले से वो ये है कि ये जो सीस्तान और बलूचिस्तान का इलाका है, आपको ये देखिए कि ये आगे चल के अफ़गानिस्तान से भी कनेक्ट करता है, बलूचिस्तान आगे चल के अफ़गानिस्तान से भी। यहाँ पर अलहदगी की भी एक तहरीक चल रही है, मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ तंजीमें बनी हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें हकूक़ नहीं मिल रहे। तो जब ख़ित्ते के बाद जो लोग हैं वो इन जो अलहदगी की जो तहरीकें हैं उनको भी बाज़ औक़ात समटाइम्स वो सपोर्ट करते हैं, बाज़ अनासर सपोर्ट करते हैं। ना सिर्फ वो मुल्क जिनके नाम लिया है हमने उनका नाम आता है, बल्कि कुछ और बड़ी पावर्स भी हैं वो भी करती हैं, और बल्कि एक वक्त में तो एक ग्रेटर बलूचिस्तान बनाने की भी बात होती रही है कि ईरान का जो सीस्तान का सूबा है और पाकिस्तान का बलूचिस्तान, इसको एक इंडिपेंडेंट वो बना दिया जाए। इसके ऊपर हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान है उनकी तरफ से भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जनरेट होती रही हैं कि वहाँ पे उनकी भी जो इन्वॉल्वमेंट है, और पाकिस्तान की तरफ से आपको याद हो कि ये कहा जाता रहा कि हमने जो भारतीय खुफिया एजेंसी RAW का एक बंदा पकड़ा, कुलभूषण जाधव, वो भी हम पाकिस्तान का ये कहना है कि वो हमने इसी इलाके से पकड़ा है। तो यानी कहने का मकसद ये है, और वो जो पकड़ा है इस इलाके से बलूचिस्तान से, वो कहते हैं कि वो ईरान के रास्ते से वो पाकिस्तान में एंटर होता था या वो यहाँ पर आता था। तो अब कहने का मकसद ये है कि ये वो इलाका है जिस पर इस रीजन के जो प्लेयर्स हैं उनकी नज़र है, चीन की मौजूदगी है, और यहाँ पर ऑफ कोर्स अमेरिका का इंटरेस्ट भी है। नहीं इजाज़, वो सारी चीज़ें ठीक है, मसला ये है ना कि ये अगर इतने जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनकी नज़र है तो आप लोगों को तो उनके प्रॉब्लम्स तो एड्रेस करें ना। उमर, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब वो ये मौलाना कौसर नियाज़ी साहब ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था और लाइन कट गई, तो उसमें ना एक चैप्टर है बैरूनी हाथ, ठीक है। तो बैरूनी हाथ उन्होंने वो 77 के कू के वाले से ये किताब है, तो उन्होंने लिखा, कौसर नियाज़ी साहब ने, उन्होंने कहा कि जी जो बैरूनी हाथ क्या है, वो भुट्टो साहब का उन्होंने बताया कि जी भुट्टो साहब ने कहा कि जी अमेरिका मेरे ख़िलाफ़ है ये वो। तो उन्होंने एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी, उन्होंने लिखा, मौलाना कौसर नियाज़ी साहब भुट्टो साहब के वज़ीर थे, ठीक है। तो मौलाना कौसर नियाज़ी साहब ने कहा कि जी बैरूनी हाथ उसी वक्त कामयाब होता है जब आपके यहाँ अंदर ऐसा माहौल हो कि बैरूनी साजिश कामयाब हो जाए। तो आपने वो जो बात की है कि बलूचिस्तान के लोगों को हकूक़ मिलने चाहिए, हकूक़ भी मिलने चाहिए और उनको दीगर सहूलियात भी मिलनी चाहिए। गैस वहाँ से निकलती है, गैस उनको दें, उनको बिजली दें, उनको सड़कें दें, उनको स्कूल दें, उनको सेहत की सहूलियात दें। अगर आप लोगों को वहाँ पर खुश रखेंगे तो फिर ही मसाइल और सब हल होंगे। और सबसे अहम ये है कि बलूचिस्तान को जमहूरियत और आज़ादी इजहार भी दें। तो ये मेरे ख्याल में ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। ठीक है, उनके भी कोई मसाइल अपने वसाइल के ही हैं, मसाइल से रिलेटेड है। उनके जो 3 इश्यूज़ हैं मेन, एक जो आजकल को मुजाहरे हो रहे हैं वो एक तो लोड शेडिंग पे हो रहा है, उधर एजाज़ मनफी में टेम्परेचर होता है, और आजकल उधर जो लोड शेडिंग है वो कोई 18 से 22 घंटे तक लोड शेडिंग होती है। अच्छा, हाँ। और दूसरा है कि इधर से कोई जो सब्सिडाइज्ड वीट जाती थी, ठीक है, वो उसकी कोई वो बंद हुई है, उधर जो है वो गंदम की शार्टेज है। तो ये 2 इश्यूज़ हैं कि जो वजह बने हुए हैं, लेकिन इसके पीछे एक और वजह है कि जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा एक रिजेंटमेंट पाई जाती है। वो ये है कि जो उधर की कलेक्टिव प्रॉपर्टी है, एक तो ये है कि लोगों की जो ओनरशिप है, उसके अलावा जो जगह हैं उस पर रियासत पाकिस्तान कब्ज़ा करना चाहती है। ठीक, अब ये देखें कि उनको इधर असम्बली में नुमाइंदगी नहीं है, ठीक है, आप उनके वसाइल पर जो है वो काबज़ हो जाते हैं। तो ये उनका सबसे जो है ना एक आप समझें कि सेंसिटिव इशू है। उसकी बैकग्राउंड देखें ज़रा।
जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया ना, वो आप समझें कि कोई 72,000 या 72,500 कोई स्केयर 73,000 कर लें, 73,000 स्केयर किलोमीटर है। ठीक ठीक है। और कश्मीर से बहुत बड़ा है। कश्मीर का पता कितना है? कश्मीर का कुछ 13,000 स्केयर किलोमीटर है। अच्छा। हाँ हाँ, तो ये तो 3 टाइम बड़ा हाँ, है, 3-4 हाँ, टाइम्स हाँ। बड़ा है। ठीक। तो अच्छा, उसका जो कोई 94% है, उसमें पहाड़ हैं, ग्लेशियर हैं, कोई इस तरह की चीज़ें हैं। और वो जो है वो सारा कलेक्टिव प्रॉपर्टी है, यानी कि वो किसी के इस्तेमाल में नहीं है। उधर जो है लोगों ने अपने घर भी बनाए हुए हैं। अब एक टाइम पे जब जिस तरह कश्मीर था वो डोगरा राज के पास था, सिखों के पास था, तो उस टाइम से कोई एक लॉ था कि वो उसको खालसा राज एक्ट कहते थे। खालसा राज एक्ट जो है वो कोई 1927-28 में बना, तो जिसमें ये था कि जो लोगों के पास ज़मीन नहीं है वो स्टेट की ज़मीन है। अब जो रियासत पाकिस्तान है ना, वो भी उधर वो करना चाह रही है। तो वो लोग कहते हैं कि हम तो शामिल हुए थे कि ये डोगरा राज से हमें आज़ादी मिलेगी, तो ये चीज़ें वो दोबारा हो रही हैं। इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में थे तो इन्होंने जाकर भी उधर 1-2 नेशनल पार्क का ऐलान किया। कोई 4% जो उनका रकबा है उसमें कोई जंगलात हैं, वो जंगलात जो हैं वो भी रियासत ने अपने कब्ज़े में ले लिए जी, कि ये जो है ना इधर डिफॉरेस्टेशन हो रही है। हालांकि जो लोकल हैं वो समझते हैं जी कि ये प्रोपेगेंडा है। लोग तो ज़्यादा कोई अपनी लकड़ी वगैरह के लिए इस्तेमाल करते थे, जो टिम्बर माफिया है वो तो सरकारी लेवल पे उसकी सरपरस्ती में वो काम करता है। ठीक है। तो इन्होंने पिछले दिनों ये हुआ कि जो गिलगित का एरिया, उधर डीसी ने कुछ एरिया था यही इसी तरह का कलेक्टिव प्रॉपर्टी बैरन लैंड, उन्होंने कहा कि इस पर कब्ज़ा करना है। उस पर लोगों की बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट हुई। वजह क्या है कि उधर कोई जो काश्तकारी वाला एरिया वो कोई हार्डली को 1% बनता है। तो बाकी लोग जो हैं उन्होंने कोई भेड़ बकरियाँ कोई इस तरह का कोई माल मवेशी रखे हुए हैं। तो जो कलेक्टिव एरिया शामलाट आप उसको कह लें, जो कलेक्टिव प्रॉपर्टी है, उसमें वो क्या करते हैं कि अपने जो मवेशी चराते हैं, उधर से कोई उनका एक अपना अपना रोज़गार का कोई सिस्टम बनता है। तो ये अब उस पर भी जब काबज़ होने की कोशिश करते हैं तो इस पर काफ़ी इतराज़ आता है। और कोई जब ये PMLN की गवर्नमेंट थी पिछली, तो उस टाइम को इस हवाले से कोई लैंड रिफॉर्म एक्ट भी आया, वो पास नहीं हुआ, लेकिन उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो रही थी कि जो मुश्तरका प्रॉपर्टी है उसका कोई 80% जो है वो स्टेट रख ले, कोई 20% जो है वो लोग रख लें। लोग इस पर नहीं मानते, और ये इतना सेंसिटिव एरिया है कि उधर कोई गवर्नमेंट इस चीज़ पर स्टैंड लेने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट भी स्टैंड लेगी वो खुद गिर जाएगी। तो लिहाजा जब पिछले दिनों इन्होंने को रेड वगैरह किए हैं, तो वज़ीर जो हैं वो भी खुलकर सामने आए उनके हक़ में जिन पर रेड किए जा रहे थे। तो ये उधर के कोई 2-3 इश्यूज़ हैं। तो अब ये देखें कि अगर हम इन दोनों का मुआवजा करें तो दोनों जगह पे है वसाइल की लड़ाई, कि उनके अपने जो नेटिव्स हैं, जो उस जगह के मुकामी लोग हैं, उनको उनके हकूक़ नहीं मिल रहे, तो वो उस हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये हमारे वैल्यू सिस्टम का हिस्सा बन जाए ना, कि जिसमें कोई ऐसी रियासत हो कि जिसको इस चीज़ पर फ़ख्र हो कि हम अपने लोगों को हकूक़ देते हैं, तो शायद ये जो हमारे मुख्तलिफ़ जगह पे रिजेंटमेंट्स पाई जाती हैं, या आए दिन को फॉरनर्स भी को प्रिडिक्शन करते हैं कि बड़ी फ्रेजाइल किस्म की ये स्टेट है, तो वो सारे मामला सेटल हो जाते हैं, लेकिन लोगों को सुने ज़रूर। अच्छा उमर, सुनेंगे तो मसले हल होंगे। बिल्कुल कोई शक नहीं। उमर, आप गए गिलगित बल्तिस्तान कभी? हाँ, कोई एक दफ़ा गए। मेरा भी इत्तेफाक हुआ है जाने का। वैसे तो डे ट्रिप ही मेरा लगता रहा, लेकिन जो थारो विज़िट हुआ ना मेरा गिलगित बल्तिस्तान का, स्कर्दू का पर्टिकुलरली, वो हुआ नवंबर 2021 में, नवंबर 2020 में। वो वहाँ पे इलेक्शंस थे, तो वहाँ पे मैं तकरीबन 1-1.5 हफ्ता वहाँ पे मैं रहा। उमर, जो लैंडस्केपिंग वहाँ पे मैंने देखी है, जो लोग मैंने देखे, इतने लविंग लोग मैंने कहीं नहीं देखे, और पीसफुल। वहाँ के चीमा साहब थाने वीरान है, उन वहाँ पर मुकदमात दर्ज नहीं होते, वहाँ पर जेल ही नहीं है। एक जेल है गिलगित के अंदर, एक जेल है, वैसे अदरवाइज वहाँ पर स्कर्दू में और इधर उधर वो जेल ही नहीं, वो बनाते ही नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर क्राइम नहीं है। लोकल सतह पर अगर कोई छोटा मोटा कोई वाक़या हो, लोकल सतह पे डील हो जाता है, लोग थाने में नहीं जाते। पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों की एक बड़ी परसेंटेज जो है वो 80% प्लस, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहा, लेकिन तकरीबन 80% प्लस जो लोग। आगा खान कम्युनिटी ने काफ़ी, उधर जो आगा खान फाउंडेशन है, उन्होंने बड़ा काम किया, और उनके इतने स्टैंडर्ड के स्कूल हैं, जी हाँ, इंग्लिश मीडियम है और बड़ा उनका स्टैंडर्ड है। ठीक बात है।
तो वहाँ पर सूरत हाल ये है, लेकिन अगेन वो आपने जो बात कही कि वहाँ पर लोगों को राइट्स नहीं दिए जा रहे, और वहाँ पर उमर चीमा साहब जो सबसे बड़ा इलेक्शन का एजेंडा भी पता है क्या होता है कि मरकज़ ने वहाँ पर गंदम देनी होती है, जो अभी भी मसला है वहाँ पर। ये 2014 में भी जी यही था, ये थ्रू आउट, क्योंकि वो गंदम वहाँ पर नहीं उगती। मरकज़ ने जो गंदम देनी होती है तो उस गंदम की सब्सिडाइज रेट पे जो गवर्नमेंट नहीं देगी वो गवर्नमेंट मुखालिफ होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मामला ये है कि यहाँ पर तो मैनेजमेंट जो मरकज़ है वो गुम है अपने मसाइल में, और मरकज़ की सॉरी टू से अभी तक कोई कैपेसिटी नज़र नहीं आ रही। और बाय द वे वैसे इधर भी कोई गंदम अभी सस्ती नहीं है, जी आटा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारे पंजाब में जो कि गंदम उगाने का सबसे बड़ा मरकज़ है, वहाँ पर जो गंदम उगाने की बजाय जो ज़मीनें हैं हाउसिंग सोसाइटीज बन रही वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं। आज गुजरांवाला में जो DHA बन रहा है वो लश ग्रीन जो फर्टाइल लैंड है, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, उधर DHA वो प्लाट बन रहे हैं। तो आपको पता है कि आम जो है आमों की प्रोडक्शन कम हो गई क्योंकि मुल्तान में भी DHA बन रहा है, उधर भी DHA ठीक है, और इधर जो पेशावर में DHA बना है वो भी बागात के एरिया में बना है। और ये खाली DHA ही नहीं है, ये प्राइवेट हाउसिंग जो सोसाइटी है उनकी भी एक बड़ी तादाद है। बहुत बड़ा माफिया। लेकिन मसला ये है कि अगर DHA होगा ना तो फिर आप दूसरों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। हाथी के पाँव में सबका पाँव, असल बात ये। तो चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हमने ग्वादर में जो जारी बहरान है, जारी एहतजाज है, उसके ऊपर बात की है और आपको बताया कि एक्चुअली वो एहतजाज क्यों हो रहा है। साथ ही साथ हमने गिलगित बल्तिस्तान के लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं उसके बारे में बताया है। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज 31 दिसंबर 2022 है, इस साल का हमारा आखिरी एपिसोड है। उम्मीद है आप हमारे प्रोग्राम इस साल में जो आपने देखे उनको आपने बड़ा पसंद किया, और उम्मीद है कि अगले साल भी आप इसी तरह हमें देखते रहेंगे और अपनी राय जो है वो भी देते रहेंगे। हम अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, कोशिश करते हैं किसी के ख़िलाफ़ इन पर्सन बात ना करें। कोई एविडेंस आपके पास है, कोई मालूमात आपके पास है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल talkshock777@gmail दर्ज है, वहाँ पर आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप हमें देखते रहिए और हम आपके लिए मालूमात इकट्ठी करके, वेरीफाइड मालूमात इकट्ठी करके लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। उमर चीमा को और एजाज सईद को इजाज़त दीजिए।